हकीकत तो यही है कि जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में भारत के निर्माण की बात थी, तो उस राष्ट्र के निर्माण में जो प्रोसेस चली, भारत राष्ट्र के निर्माण की जो प्रोसेस चली, उसमें रियासतों का एक सकारात्मक योगदान था। क्योंकि जब सरदार पटेल रियासतों के पास गए और जाकर के कहा कि भाई आप अपनी रियासत दीजिए, हम आपको पेंशन देंगे, तो उन्होंने अपनी रियासतें भारत को दी। हालांकि उनके पास ऑप्शन था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक रूल जो बनाया था वो ये था कि रियासतें चाहे तो भारत में रह सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल हुई। केवल 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिन रियासतों ने जो है वो अपने आप को या तो स्वतंत्र रखने की बात कही या फिर पाकिस्तान में जाने की बात कही। जैसे कि जूनागढ़ के राजा जो थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, हैदराबाद भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में जाना चाहता था, जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। सबकी अलग अलग कंडीशन थी। उन सब कंडीशंस की हम जब बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन 2-4 विवादित रियासतों को छोड़ दें तो सब रियासतों ने भारत के अंदर ही अपने आप को शामिल किया और भारत में ही अपना भविष्य देखा। और उनको ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये देश लोकतंत्र वाला बनने वाला है, यहाँ हमारी सत्ता जाएगी, शासन सत्ता चली जाएगी, हमारा राज चला जाएगा, हमारी जितने भी रियासत है वो सारी भारत के नाम होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसे स्वीकार किया। आज उनकी स्थिति यह है कि उन रियासतों को चुनाव लड़ना पड़ता है, वो हारते भी हैं, वो जीतते भी हैं, लेकिन वो चाहते उस समय तो स्वतंत्र रह सकते थे। ये उनके पास एक तरह से एक ऑप्शन था। अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे रह सकते थे, क्योंकि जब जूनागढ़ ने अपने आप को, या जूनागढ़ या हैदराबाद या जम्मू कश्मीर, ये जब स्वतंत्र रहने की कोशिश की इन लोगों ने, तो इनके लिए संभव नहीं रहा। जैसे जूनागढ़ की बात कर ले तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके और फिर उसके बाद भारत के अंदर शामिल किया गया। इसी प्रकार हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। तो ऐसे करके तो किसी भी रियासत को भारत में शामिल तो किया ही जा सकता था। इसमें उनका जो है समर्पण वाली बात वो कहाँ थी, कोई समर्पण नहीं किया, ये कह सकते हैं आप। लेकिन सच्चाई ये है कि हरि सिंह जी को अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र छोड़ते ही पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके कबायली इलाकों ने अटैक किया, और उस अटैक के कारण से उनको भारत में सम्मिलित होना पड़ा। तो इस आधार पे आपकी बात सही हो सकती है कि भाई सभी रियासतों को भारत में शामिल होना ही था। किंतु एक दृष्टिकोण ये भी है, और इस बात पे हम इस बात पे अगर गौर करें कि अगर ये रियासतें आपस में मिलकर के और ये कहती कि मैं जो है यह कह के एक संघ बनाती, अपना खुद रियासतों का संघ बना सकते थे, और वो कह सकते कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे लेकिन हम भारत में शामिल नहीं होंगे। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण उस समय पैदा होता और उस दृष्टिकोण के तहत तो लोग काम करते, तो हो सकता है कि भारत का वर्तमान नक्शा जो आज है वो वैसा दिखाई नहीं देता। इसलिए इस बात को एक सहर्ष दिल से स्वीकार करना चाहिए कि रियासतों ने अपना बड़ा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में दिया। अब एक दूसरी बात आती है कि रियासती निर्माण के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हुई। अब कई लोग कहते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं कि संविधान जब लागू हुआ उस समय केवल संसद की सीटों की व्यवस्था जो है, संसद में ही आरक्षण था और कहीं आरक्षण नहीं था। तो एक सही तर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(4), चूंकि आर्टिकल 16 लोक नियोजन के समक्ष समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, और उसमें एक क्लोज है 16(4), और वहाँ लिखा गया है कि राज्य चाहे तो जो पिछड़े वर्ग हैं या SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को आरक्षण दे सकता है। तो राज्य ने चाहा और राज्य ने 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया। फिर उसके बाद 10-10 साल बढ़ते चले गए और वो चीज़ लगातार चलती गई। अब यहाँ ये बात हो सकती है कि ये संसदीय व्यवस्था के लिए थी या कहें कि संसद के लिए थी, चुनाव के लिए थी, लेकिन उसके साथ साथ ये आरक्षण भी लगातार चलता चला गया और ये बड़ी बात थी। और इसका उन लोगों ने, उन रियासतों ने जिन्होंने अपना सब कुछ दिया था भारत को, कभी विरोध नहीं किया। शुरुआती स्तर पर कोई विरोध नहीं किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते चले गए और फिर उनको लगा
कि इस स्थिति में जो है हमें नुकसान है या हमारे समाज के कुछ लोग पिछड़ गए, तो जरूर आवाज़ उठाई और उनको शामिल करने की बात की, या कहीं कि आरक्षण का कहीं ना कहीं धीरे धीरे विरोध शुरू होता है। लेकिन वो विरोध इतना मुखर या इतना सड़कों पे आकर के नहीं हुआ कि हम ये कह सकें कि वहाँ आरक्षण का एक तरह से विरोध हुआ था। बड़े स्तर पर कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ। समय बदला 2014 के बाद में, जब आरक्षण की एक तरह से उस समय चर्चा चली कि भाई पुनर्समीक्षा हो, क्योंकि हर 10वें साल समीक्षा होती है, तो 14 के बाद में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने देखा कि भाई EWS लगा देना चाहिए, आर्थिक आधार पर जो पिछड़ गए उनको आरक्षण दे दो। लेकिन उस समय जब इस जो आरक्षण को रिव्यू करने की बात जब 2020 के आसपास की गई, तो सब लोग सड़कों पे आ गए और फिर वो उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए जो उनको कई वर्षों से मिल रही थी। बल्कि अगर देखा जाए तो बड़ा नुकसान अगर किसको होता है तो इसी वर्ग को होता है। एक बहुत बड़ी समीक्षात्मक बात यही है कि जैसे मानो एक SC/ST का व्यक्ति है, उसे आरक्षण मिला, आरक्षण के बाद में उसे जॉब मिल गया और जॉब मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। वो उस आर्थिक स्थिति से अपने बच्चों के ऊपर पेमेंट या पैसा लगा करके उन्हें शिक्षा भी अच्छी दे सकता है और सुविधा भी अच्छी दे सकता है, और शिक्षा सुविधा दे करके और अपने बच्चों को आगे बढ़ा देता है, जॉब लगा देता है। लेकिन उसी वर्ग में जो परिवार पहले आरक्षण का लाभ नहीं लिए और नौकरी नहीं लगे और उनका जो परिवार है वो भट्टे पे जा रहा है या कहीं मजदूरी कर रहा है, तो उनके बच्चों को न शिक्षा मिली और न ही सुविधा मिली। तो वो न तो वो खुद बड़ा था क्योंकि खुद भी भट्टे पे जा रहा था, मजदूरी कर रहा था, और मजदूर का जो बेटा है या बेटी है जो भी है, वो लोग भी सुविधा से जो है वंचित रह गए और फिर उसके बाद उनका भी जॉब नहीं लगा। इस प्रकार से इस SC/ST वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 डिवीजन प्रॉपर हो चुके। आज की वर्तमान स्थिति ये, चूंकि हम शिक्षक हैं, हम तो सब देखते ही हैं, नॉर्मल में सब दिख ही रहा है। और SC/ST वर्ग में 2 वर्ग बन चुके। एक वो वर्ग जिनकी जॉब लग चुकी है, वो अपने ही परिवार के सदस्यों को आर्थिक संसाधन देते हैं और उस आरक्षण का अपने ही लोगों के अंदर फायदा लेते चले जाते हैं, और वो लोग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जाके बस गए। और चूंकि अंबेडकर जी खुद नगरीकरण का समर्थन करते थे, तो वो उन अंबेडकर जी का सहारा लेकर के इस बात को सही भी साबित कर देते हैं कि भाई नगरों में रहना चाहिए, नगर जो है अच्छी बात है। तो इस प्रकार से वो अलग एक प्रकार की कम्युनिटी बनते चले गए। शहरों में जाकर के उनके साथ कोई छुआछूत भी नहीं होता है, किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता है, और फिर भी वो लोग लगातार उस चीज का लाभ उठाते चले जा रहे हैं। और वो लोग जिनको लाभ नहीं मिला, उनको भी नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, तो कैसे लाभ उठाएगा। तो वो लोग वहीं रह रहे हैं और इधर ये लोग आरक्षण का बराबर लाभ उठाते चले जा रहे हैं। तो समाज के अंदर जिस समाज की जो आरक्षण की बात की जाती है, उस समाज के आरक्षण को लाभ को लेकर के गहन चिंतन की आवश्यकता है। अब इसमें तीसरी बात आती है कि जो उच्च वर्ग है उसने कई वर्षों तक बिना आरक्षण के अपने आप को चलाया और एक सक्षम स्थिति में भी रखा। तो पहला प्रश्न तो यही है कि कैसे अपने आप को सक्षम रखा। तो देखिए इसमें 3 वर्ग आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला था। अब तो EWS मिल गया, लेकिन पहले जब नहीं मिला था, EWS भी नहीं था, तब तक भी इन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। क्या था इनके पास ऐसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है अपने आप को सही रूप में चलाना और उस रूप में जीना, क्योंकि जीवन एक कला है और उसको कला के रूप में जीने की जो व्यवस्था है वो इन वर्गों ने बनाई। और कैसे बनाई, जैसे मान लीजिए व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग ने तय किया कि मेरे पास दुकान है या व्यापार है, तो उसने कहा कि जो बच्चा है उसका खुद का, उसको 12वीं के बाद जब वो कॉलेज जा रहा है तो उसको जाते समय ही दुकान पे बिठाना शुरू कर दिया। 90% लगभग मैं कहूँगा कि लगभग 70 से 80% जो वैश्य समाज है, जो बनिया समाज जिसे हम बोलते हैं गांव में, तो उस बनिया समाज के अंदर जो लगभग 70-80% परिवार के यहाँ दुकान है और वो उस दुकान के ऊपर या छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है। हालांकि बड़े स्तर पे जाएंगे तो बिजनेस ज़्यादातर इनके मिलेंगे, लेकिन इनके लगभग 70% के आसपास दुकानें हैं। उन दुकानों के ऊपर अपने बच्चे को बिठा देना है। अब
वो जो बच्चा है 3 साल उधर कॉलेज की डिग्री ले रहा है, उधर 3 साल में तैयार, और वो अपने बिजनेस में सेट, उसे नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए आरक्षण, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी, न उस आरक्षण की आवश्यकता और न उसके लिए फिर उसे लड़ना, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं तो क्यों लड़ेगा, ये तय हो गया। दूसरा वर्ग आया फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग की जब हम बात करते हैं तो ये लोग, चूंकि संस्कारित रूप में देख लीजिए, हो सकता है यहाँ पर मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। एक, अंबेडकर जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी और वो अपने समाज के लोगों को समझाया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात जब अंबेडकर जी ने कही थी, उससे काफ़ी वर्षों पहले से या हजारों साल पहले से ये जो ब्राह्मण समाज है वो अच्छी तरह से इस बात को समझता था, और उन्होंने विद्या की देवी के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में माँ सरस्वती को माना और पूजा की। यानी ये समाज वो है जिसने ज्ञान को पूजा और पूज करके इस ज्ञान को लिया। यानी सब कुछ, एक पूजा किसे जाता है, जिसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए उसे ही पूजा जाता है, और फिर उसकी पूजा करते हुए अपने आप को सक्षम बनाया। और इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ज्ञान के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक रूप से हो सकता है कि ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए हों, लेकिन ज्ञान में प्रकांडता हमेशा रही। बहुत से जो क्षेत्र हैं उनमें अपने आप को वरिष्ठता दिखाई, और ये सच्चाई है और इसको कोई बदल भी नहीं सकता। और आप जो समाज के अंदर आज भी हर प्रकार का वर्ग कहता है कि भाई जो है ब्राह्मण हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं बैठे। हर जगह कंपटीशन था, और वो आज का नहीं है, पहले से था, और उस कंपटीशन में आरक्षण भी था, दोनों चीज़ें लगातार थी। अब वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो अपनी क्षमता और योग्यता के दम पे आ रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो विदेशों में भी गए। बड़ी से बड़ी कंपनियां विदेशों के अंदर देखेंगे आप, तो उनके सीईओ जो हैं वो इसी समाज के लोग हैं, बड़े से बड़े पदों पर ये इसी समाज के लोग हैं। कारण क्या है कि इन्होंने उस ज्ञान की पूजा की। सीधी सी बात है, और इसका कोई दूसरी बात आएगी नहीं। अपनी क्षमताएं और योग्यताएं बढ़ाई हैं, और वो क्षमता और योग्यता बढ़ा करके और फिर वहां तक वो पहुंचे हैं। इसलिए इनको भी इतना इनको अपने आप में ताकत थी और मानना था कि हम अपने जो भी सीटें हैं उन पर अपना कब्जा कर लेंगे और अपना काम कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध कभी नहीं किया, और जो मांग थी उस मांग के रूप में रखा, लेकिन ये विरोध नहीं किया कि इनको जो आरक्षण दे रखा हो, क्यों दे रखा है, हमें दो। ये चीज़ कभी किसी ने नहीं कही। तीसरा जो विषय आता है वो आता है राजपूत वर्ग का। जब राजपूतों की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इन लोगों का सीधा जुड़ाव सेना से रहा, शुरू से रहा। तो लगभग 50% राजपूत समाज जो है वो सेना से सीधा कनेक्ट रहा। अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता जो शुरू से थी, जो कुछ पारिवारिक रूप से संस्कार में आती है, क्योंकि जब परिवार में फौजी हैं तो देख करके एक मोटिवेशन आता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जाट समाज में और बाकी कुछ समाज हैं ऐसे जिनके अंदर परिवारों में पहले से फौजी हैं, और उनको देख करके मोटिवेशन रहता है और वो उसकी तरफ जाते हैं। तो उसी प्रकार राजपूत समाज के अधिकांश लोग जो थे वो जा रहे थे, और शुरू से जा रहे थे, आज़ादी के बाद से लेकर के, और आज तक भी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं जाते, और वो उस क्षेत्र में पूरी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं। एनसीसी लेना, प्रोसेस में जाना, आगे बढ़ना, ऐसा उनके मोटिवेशन रहता है। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में एक उधर झुकाव है। फिर उसके बाद उनकी चूंकि पहले से आर्थिक स्थिति थी नहीं थी जो भी था, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस उनके थे, और उन बिजनेस में उन लोगों ने अपना काम किया। फिर वही 30 से 40% लोग 20-30% जो लोग हैं वो बचते हैं, जो कि निश्चित रूप से आर्थिक रूप में कमज़ोर थे, और वो कमजोरी के अंदर बदहाली में जी ही रहे थे। अब वहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मांग एक जोरदार मांग थी और आवश्यक मांग थी, जो कि सभी समाजों में थी। बणिये भी सारे के सारे व्यापार नहीं कर रहे थे, ब्राह्मण भी सबके सब नौकरी नहीं लग पा रहे थे, और राजपूत वर्ग में भी नहीं था। तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस की एक आवश्यकता थी, और समाज के अंदर ईडब्ल्यूएस आया। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये चीज़ दी, और उसके बाद में इसका अच्छा लाभ मिलना शुरू हुआ, और लगभग इस वर्ग में एक संतुष्टि आई ही थी कि ठीक है भाई, एक संतुष्टि थी कि भाई मोदी ने जो है हमें ये चीज़ दी, और एक संतुष्टि के साथ सब कुछ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये सब संतुष्ट, सभी वर्ग संतुष्ट, लेकिन उस संतुष्टि के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि मेरे पास इतनी सीटें नहीं आई
और मुझे राजनीतिक रूप से अपना परिवर्तन करके और इस राजनीतिक गुट को तैयार करना है कि भाई SC ST OBC 3 वर्ग हैं, तीनों को संतुष्ट कर लूं और चाहे ये रह जाए तो रह जाए, और उसके दम पर मैं जो है वो अपनी 400 प्लस सीटें ले आऊं, जो कि पिछली बार नहीं ला पाया था। ये एक प्रकार से बड़ी ही ऐसी सोच और नकारात्मक पॉलिटिक्स हो सकती है, अगर है तो बहुत ही नकारात्मक पॉलिटिक्स हो सकती है, जो इस देश के विभाजन की बड़ी जिम्मेदार होगी। ये एक बड़ा इतिहास रहा है कि सबने अपने आप को एक सहज स्थिति में रहते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए, अपनी डिमांड्स को रखते हुए इस देश में लगातार इतने वर्षों तक सब कुछ चलता आया। कुछ चीजें नहीं मिले चलता है, आरक्षण के माध्यम से लाभ नहीं मिले उसको भी सहन कर जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि UGC के इस नियम के माध्यम से आप एक वर्ग को सुरक्षा से वंचित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी जो उससे बड़ी बात है कि एक वर्ग को आप घोषित कर रहे हैं कि भैया आप लोग ऐसे हो जो बाकी समाज का शोषण करते हो, आप अपराधी हो। ये घोषणा दो ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें हर व्यक्ति दायरे में आता है और वो दायरा एक समाज के विभाजन के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा दायरा आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति दूसरे के पास बैठने से भी डरेगा, घबराएगा कि कल कब कौन क्या कर देगा। ये बड़ी बात सामने आती है और इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का विचार बहुत बड़ी स्थिति के अंदर नुकसान में पहुंचाता है, क्योंकि जो मूल समस्या है वो सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या कानूनों से हल नहीं होती। आप करने की कोशिश भी करेंगे अगर सामाजिक समस्या को कानून से, तो वो समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा, क्योंकि कानून हमेशा ऐसे मामलों के लिए लागू होता है जिन मामलों के अंदर कोई कुछ न कर सके और किसी दूसरे की भूमिका ही नहीं हो, वह राज्य की भूमिका तय हो, सरकारों की भूमिका हो, वहां कानून काम करता है। ये मामला एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भाव और समरसता का है, और उस सद्भाव और समरसता की बात ये बहुत जो बीजेपी के बाकी आनुषंगिक संगठन या जुड़े हुए संगठन सब करते हैं, लेकिन उनकी सबकी मेहनत पानी में जो है बह जाएगी। कितनी मेहनत कर ले, अगर ये चीज़ लागू हो गई तो सभी संगठन जो कि समरसता और सद्भाव की बात कर रहे हैं, उन सब की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कोई मतलब नहीं, इतने वर्षों से जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और एक हिंदू समाज को एक तरह से ये सब एक करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब समाप्त है, क्योंकि फिर जातियों का केंद्रीकरण बनना शुरू होगा। जातीय विभाजन, जो रजनी कोठारी ने कहा था कि इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई जो है वो जाति है, और वो जाति कभी नहीं जा रही है। जैसे कहा जाता है कि जाति जो कि कभी नहीं जाती, तो इस प्रकार की कंडीशन पुनः बनती चली जाएगी और ये बहुत घातक स्थिति बन जाएगी। इसलिए जितना हो सके सरकारों को इनसे बचना चाहिए। और आर्टिकल 15 जो स्पष्ट प्रावधान दे रहा है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो इसमें तो किसी आधार पर नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये नियम लागू हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 से बड़ा तो नहीं है। आर्टिकल 15 मूल अधिकार का पार्ट है और मूल अधिकार इस संविधान की का एक मूल ढांचा है, तो उससे बड़ा तो ही नहीं हो सकता है नियम। तो इसलिए ये वैसे भी आगे बढ़ने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन इसके माध्यम से समाज को इस क्षेत्र में उतार दिया गया और समाज के वर्गों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कल DU के अंदर बच्चियां जो हैं वो आपस में लड़ रही थी, और वही एक हिंदू समाज और उसके लोग आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय समाज ही बोलूँगा मैं, तो सबसे श्रेष्ठ तो यही होगा। तो वो सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किसने किया उनको लड़ने के लिए तैयार। और अगर ये स्थायित्व रूप से अगर ये चीज़ लागू हो गई जिस दिन, फिर उसके बाद में ये लड़ाई बड़े स्तर पर जाएगी, बहुत बड़े नुकसान की ओर जाएगी, और किसी स्थिति के अंदर ये राष्ट्र के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए फायदेमंद सौदा होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी राजनीतिक मानसिकता से हम सबको दूर रहना चाहिए और उस राजनीतिक मानसिकता का हम सबको विरोध करना चाहिए कि हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने आए हैं, तो पढ़ाई के अंदर जो भेदभाव होगा वो संस्था प्रधान अपने आप संभालेगा। स्कूलों में जब हम बच्चे आपस में लड़ा करते थे तो संस्था प्रधान आकर के हमारे जो गढ़ाई करते थे या मुर्गा बनाते थे, वो सबको ये जाते देख के बनाते थे क्या? कभी नहीं बनी। वो किसी आधार पर नहीं बन सकते।
और वो अनुशासन चलता था और वो अनुशासन सब मानते भी थे। गार्जियन भी कहते थे गुरुजी जो कहेंगे वो सही है। और अगर किसी गार्जियन को बुरा लगता था तो वो जो है संस्था प्रधान से आके बात करता था, वो उसको संतुष्ट करते थे। नियम वही चलने हैं क्योंकि समाज वही है, समाज उसी तरीके से चलेगा। अगर उसके अलावा जब आप राज्य को उसके अंदर शिक्षा के उस क्षेत्र के अंदर राज्य को ला करके फंसाओगे तो ये मामला बिगड़ेगा। और इसका सबसे नकारात्मक उदाहरण एक और चीज़ बनती है, नकारात्मक रूप से देखा जाए, एक पक्ष को और बड़े गौर से देखने का कभी प्रयास करना कि यदि अगर ऐसा हो गया और अगर एक समाज के मन में ये डर पैदा हो गया कि मैं अपने बच्चे को भेजूंगा और भेजने के बाद में वहाँ जो है उसके ऊपर कोई केस लग सकता है, उसे फंसाया जा सकता है, तो वो क्या देखेगा कि मैं अपने समाज के लोगों से मिल करके बात करके और अपने समाज की अलग ही संस्था बना लेता हूँ, वहाँ हमारे समाज के बच्चे पढ़ लेंगे। और ये बात भी निश्चित समझिए कि ये लोग इतने सक्षम हैं कि ये अपनी संस्थाएं बना भी लेंगे और वो वहाँ पढ़ भी लेंगे। और वहाँ अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो इनके ज़्यादातर के, अगर आप जो पैसे वालों की बात करते हैं तो ऊपर वाले जो वर्ग के जो लोग हैं वो तो चलिए विदेश में जाकर के भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो बाकी वर्ग जो इनमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी दशा बहुत खराब हो जाएगी। और वहाँ एक स्थिति इस प्रकार की बनेगी कि बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन की स्थिति इनके अंदर बन जाएगी। इसलिए इस प्रकार की चिंतन और व्यवस्था से दूर रहना चाहिए यदि हम सब राष्ट्र का विकास चाहते हैं और 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति सतर्क रह करके और जितना वाजिब विरोध हो, बिना किसी जाति समाज धर्म को देखे हुए, जो गलत है उसे गलत कहने की ताकत हम सब में होनी चाहिए।